हेलो, जय हिंद दोस्तों। यूपी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं निकेश यादव आज आप लोगों के सामने आ चुका हूं पुनः, जिसमें कि आज हमारा लेक्चर है। आज मैं बड़े दिन बाद आ रहा हूं, लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में आज हम लोग पढ़ाई करेंगे कि आपकी शियर रेनफोर्समेंट की डिजाइनिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले जो मैं इसमें शुरुआत करूंगा, इसमें आपका आरसीसी सब्जेक्ट है, जिसमें मैं आपको ये जो शुरुआत करूंगा सबसे पहले कि आपका शियर होता क्या है, फिर आपका शियर फोर्स क्या होता है, शियर स्ट्रेस क्या होता है। उसके बाद हम लोग जो आपकी शियर रेनफोर्समेंट होती है उसमें डिजाइनिंग के स्टेप्स हमारे क्या क्या होते हैं, इन सारी चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं आज चीज स्टार्ट करूंगा उसमें मैं बता रहा हूं आप लोगों से, इसके पहले हम लोग बीम की डिजाइनिंग पढ़ चुके हैं, बीम की डिजाइनिंग पढ़ चुके हैं। और अब हम लोग जानते हैं कि जो हमारे बीम होती थी, बीम में हम लोग क्या करते थे, वर्टिकल स्टील, हम लोग उसमें क्या करते थे, हम लोग मेन बार्स डालते थे, जिन्हें हम लोग क्या बोलते थे, लॉन्गिट्यूडनल बार्स बोलते थे। तो अब हमें इसमें शियर रेनफोर्समेंट हम लोग कैसे, मान लीजिए अब हम क्या करते हैं कि हम लोग एक, मान लीजिए आपके सामने एक मैं बीम बनाने का प्रयास करता हूं, एक मैं आपके सामने बीम बनाने की प्रयास करता हूं और उसमें हम लोग जानेंगे ना, मैं नॉर्मल आप लोगों के सामने एक बना देता हूं कि नॉर्मल कैसे एक बीम का क्रॉस सेक्शन आपके सामने बना देता हूं। उसमें मैं आपको समझा सकता हूं कि क्या हमारी ट्रांसवर्स बार्स होती हैं और क्या हमारी लॉन्गिट्यूडनल बार्स होती हैं। इसको नोट्स अगर आपको अच्छे तरीके से बनाना होगा तो ऐसे बना लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर इसको मैं प्रोवाइड करता रहता हूं। तो नीचे आपकी लिंक पड़ी होगी यूपी क्लासेस के नाम से, यूपी क्लासेस 4th सेमेस्टर के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ होगा, वहां पर आपकी पड़ जाएगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और मैं एक क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं। एक बीम का हमारे पास कोई क्रॉस सेक्शन है, थोड़ा सा इसको बड़ा ले लिया जाए। हमारे पास कोई बीम है और उसका ये हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन, जिसमें कि आपकी बीच से इसकी न्यूट्रल एक्सिस जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, एन ए बोलते हैं। और नीचे हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं, 3 रेनफोर्समेंट हो नीचे, और ऊपर भी हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की है, इसको थोड़ा ऊपर बनाता हूं क्योंकि कुछ चीजें और मुझे यहां पर बनानी पड़ेंगी। जो हम लोग यहां पर 4 रेनफोर्समेंट, 2 नीचे करते हैं प्रोवाइड, 2 ऊपर करते हैं। अब ये वाली जो हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, इस रेनफोर्समेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, आरएफ। जो हमारा क्या करता है, जैसे कि हमारे पास हमारी बीम होती है, मान लेते हैं कि ये हमारे पास हमारी बीम है और इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे हम लोग रेनफोर्समेंट डालते हैं। तो इस स्थिति में ऐसी जो हमारी रेनफोर्समेंट हम लोग डालते हैं, उसी रेनफोर्समेंट को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट कहते हैं। और ये रेनफोर्समेंट हमारी क्यों लगाई जाती थी, क्योंकि जब हमारी बीम के स्ट्रक्चर्स होती थी, उन पर जब हमारी लोडिंग आती थी, लोडिंग लगने के पश्चात उनमें क्या होता था, वो बेंड हो जाती थी, बेंडिंग मोमेंट आ जाता था, जिससे उसमें क्या होता था कि या तो कंप्रेशन में फेलियर हो जाता था या फिर टेंशन में फेलियर हो जाता था। तो उसी फेलियर को बचाने के लिए हमने क्या किया है, हमने इसमें आपका लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट हमने डाला। इसके पहले जो चीजें हमने पढ़ी, और वो क्या करती थी, टू रेजिस्ट, क्या करती थी वो टू रेजिस्ट द बेंडिंग मोमेंट। ये इसका काम क्या है, टू रेजिस्ट द बेंडिंग मोमेंट। यानी कि हमारी जो बीम होती थी, बीम पर जो हमारे बेंडिंग मोमेंट आते थे, उसको रोकने के लिए हमने लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट डाली थी। अब आप लोग देखे होंगे कि इस पर हम लोग एक ऐसी भी रेनफोर्समेंट डालना शुरू कर दिए हैं या फिर डाली जाती है। और यही जो रेनफोर्समेंट होती है ना,
ये इस आकार की जो रेनफोर्समेंट हमारी होती है, उसी रेनफोर्समेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग, ये वाला जो हमारा हुआ, ये तो हमारा ये वाला था, यानी कि ये वाली जो रेनफोर्समेंट हमने डाली थी, इसे हमने लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट बोला है। और जो हम लोग ऐसे वाली जो रेनफोर्समेंट डालते हैं, जो हमारी चारों तरफ से ऐसे होती हैं, ऐसी होती हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं आपका ट्रांसवर्स बार। ट्रांसवर्स बार, या फिर इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग स्टीरप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टीरप्स बोलते हैं, स्टीरप्स बोलते हैं। ये जो हमारे स्टीरप्स होते हैं, 3 फॉर्म में लगाए जा सकते हैं, जिसमें कि आपका पहला आपका आता है स्टीरप्स। स्टीरप्स जो हमारा है, वर्टिकल स्टीरप्स होते हैं। क्या, वर्टिकल स्टीरप्स के रूप में लगाए जा सकते हैं। और जो दूसरा इसी में आता है, वो इंक्लाइंड स्टीरप्स के रूप में लगाया जा सकता है, इंक्लाइंड स्टीरप्स। अब इंक्लाइंड स्टीरप्स क्या होता है और वर्टिकल स्टीरप्स क्या होता है, तो मैं अभी यहां पर 2D में डायग्राम बनाऊंगा। तो अगर हम लोग कोई बीम मान लीजिए बना लेते हैं, और ये जो बीम हमारी है, बीम के अंदर हम लोग रेनफोर्समेंट डाल देते हैं, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट डाल देते हैं। और इस ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट को बांधने के लिए अगर हम लोग सामने से देखेंगे तो हमें केवल एक हिस्सा दिखाई देगा, जो हम लोग ऐसे ऐसे सीधे सीधे हम लोग रेनफोर्समेंट ऐसे ऐसे करके डालते हैं। ये तो ये हमने क्या डाला, एकदम सीधे, तो ये हमारी क्या हो गई, वर्टिकल स्टीरप्स हो गई। वर्टिकल स्टीरप्स हो गई हमारी। अगर हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं को अगर हम लोग ऐसे डाल देते हैं, ऐसे करके डाल देते हैं, तो इसका नाम हमारा हो जाता है इंक्लाइंड स्टीरप्स। ये हमारी हो गई इंक्लाइंड स्टीरप्स हो जाती है, और ये हमारी हो जाती है आपकी वर्टिकल स्टीरप्स। अब इसी में हमारी आती है बेंट अप बार्स। क्या आती है, बेंट अप बार्स। बेंट अप बार्स ये क्या होती हैं, तो इनको बनाने के लिए ये देखिए, ये जो डाली जाती है हमारे स्ट्रक्चर्स, हमारे जो बीम होती है, बीम में ये कुछ इस प्रकार बेंट करके तब डाली जाती है। और साथ ही साथ में जो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो हमने यहाँ पर इंक्लाइंड स्टीरप्स डाली है, इसका कोड जो होता है ये आपका अल्फा होता है। सारे में जो कोड होगा वो सेम होगा। और यहाँ पर जो अल्फा का मान मैक्सिमम लिया जाता है, यानी कि हमेशा जो लगभग यही मान लिया जाता है, वो होता है आपका 45 डिग्री। आई थिंक ये चीजें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी कि आपके स्टीरप्स क्या होते हैं, और वर्टिकल स्टीरप्स, इंक्लाइंड स्टीरप्स क्या होते हैं, साथ में आपका लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट और ट्रांसवर्स बार्स हमारी क्या होती है। अब जैसे कि हम लोग क्या आज पढ़ेंगे, शियर डिजाइनिंग। तो शियर डिजाइनिंग पढ़ने से पहले हमें शियर जानना होगा कि हमारा शियर क्या होता है। शियर का मतलब यही होता है कि व्हेन टू लेयर आर टू बॉडीज मोशन क्या करती है, जो एक दूसरे से क्या करती रहती है, एक दूसरे के सापेक्ष गति करती हैं, उसी को हम लोग शियर बोलते हैं। एक दूसरे के सापेक्ष जो गति करती हैं, उसी को हम लोग शियर बोलते हैं। यानी कि अगर हमारी बीम, मान लेते हैं कि अब हम इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम इस चीज को समझाते हैं।
मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक बीम है, इस बीम पर एक यूडीएल लगा हुआ है जो कितना है, W किलो न्यूटन पर मीटर का है, और ये जो बीम हमारी है ये हमारी बीम सिंपली सपोर्टेड है, और इसमें क्या स्टीरअप्स पड़े हुए हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल बार्स पड़ी हैं और आपके ट्रांसवर्स बार भी इसमें पड़ी हुई है। अब क्या होगा, जब हमारी बीम पर क्या होगा, लोड लगेगा, तो बीम का हमारे बीम का जो आकार होगा वो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ हो जाएगा, यानी कि बीम हमारी बेंड हो गई, तो उस स्थिति में यहां पर आपका शियर आ कैसे रहा है ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए जो हमारे बार्स पड़े हैं ये मुड़ा होगा, तो बार्स जो बार होगा और जो कंक्रीट होगा उनके बीच में टेंजेंशियल मोशन हुआ होगा, यानी कि स्पर्श रेखीय गति हुई होगी। उसी स्पर्श रेखीय गति के कारण जो इसमें फोर्स जनरेट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शियर फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शियर फोर्स बोलते हैं। यानी कि टेंजेंस, अगर हम लोग शियर के बारे में जानना चाहें कि हमारा शियर क्या होता है तो हम लोग लिख सकते हैं टेंजेंशियल मोशन बिटवीन टू लेयर। यानी कि ये जो इसमें जो लेयर्स होती हैं, यानी कि या फिर हम लोग लिख सकते हैं बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील, यानी कि कंक्रीट और स्टील के मध्य जो हमारी टेंजेंशियल क्या मोशन हुई है, किसके कारण, जो हमने लोडिंग दी है, लोडिंग कारण बेंडिंग आई है, बेंडिंग के कारण इसमें आपकी टेंजेंशियल मोशन आई। अब मोशन आई है तो आपकी टेंजेंशियल मोशन, तो उसी को हम लोग शियर बोलते हैं, जो उसके कारण इसमें फोर्स जनरेट हो रहा है, उस फोर्स को ही हम लोग क्या बोलेंगे, शियर फोर्स बोलेंगे, शियर फोर्स बोलेंगे। अब इसमें जो फोर्स जनरेट हो रहा है उस फोर्स के कारण इसमें जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है उसे हम लोग शियर स्ट्रेस बोलेंगे, शियर स्ट्रेस बोलते हैं। अब ये शियर स्ट्रेस कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपके हो गए डायगोनल टेंशन शियर, उसके बाद डायगोनल कंप्रेशन शियर, उसके बाद आपका फ्लेक्सुरल शियर। ये जो हमारे शियर आते हैं हम लोग शियर के प्रकार बाद में पढ़ेंगे, डिजाइनिंग से पहले डिजाइनिंग करते हैं, उसके बाद हम लोग जब ये सारी चीजें मैं एक बार बोल लिया रहूंगा, आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो वो सारी चीजें आप सुनेंगे तो आपको ये सारी चीजें याद आएंगी वन बाई वन करके। तो अगर हम लोग, हमने जान लिया कि हमारा आपका शियर क्या होता है, शियर फोर्स क्या होता है और शियर स्ट्रेस क्या होता है, ये सारी चीजें आपकी नोट में लिखी हुई है और आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से मिलेंगी। आगे अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसके बाद मैं आपको जितनी भी चीजें कराऊंगा, यानी कि शियर रेनफोर्समेंट की जो डिजाइनिंग करेंगे हम लोग, वो सारी चीजें मैं अपने मन से कुछ नहीं कराऊंगा, मैं कराऊंगा जो हमारे आपके आईएस कोड होते हैं उनके अनुसार कराऊंगा। आईएस कोड में प्रॉपर आपको यहां पर दिखाऊंगा भी कि हमारे आईएस कोड जो हमें क्या चीजें कहां पर लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं शियर डिजाइनिंग के लिए यहां पर चलूंगा, उसके पहले हमें कुछ चीजें याद रखनी होंगी, तो हम लोग क्या करेंगे, शियर डिजाइनिंग, शियर डिजाइनिंग, इसके लिए हमें कुछ पेजेस याद रखने होंगे, जो हमारे आईएस कोड होते हैं उनके कुछ पेजेस के बारे में ध्यान देना होगा, जिस पर ये सारी चीजें हमें मिलेंगी। तो सबसे पहले जो हमारे पेजेस होंगे, किन किन पेजेस पर ध्यान देना है हमें, तो आपका 72 आ जाएगा, 73 आ जाएगा, उसके बाद आपका 47, 48 आ जाएगा। यही आपके 4 पेजेस होंगे जिसमें ये सारी चीजें आपकी दी हुई होंगी। ये आपके 4 पेजेस हमें याद रखने हैं, जिसमें कि जो चीजें मैं अभी शियर डिजाइनिंग की स्टेप बाय स्टेप में पढ़ाऊंगा वो आपको सारी चीजें दी हुई होंगी। तो सबसे पहले
हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा है सीयर डिजाइनिंग है, इसमें स्टेप नंबर 1 हमसे क्या कहता है। स्टेप नंबर 1, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000, जो हमारा स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या करते हैं, नॉमिनल शियर स्ट्रेस यानी कि टाउ बी से हम लोग इसे डिनोट करते हैं, इसे हम लोग ज्ञात करते हैं। ये हमें कहां मिलेगा, ये हमें दिखाई देगा, मैं लिख दे रहा हूं बस, अभी तो मैं यहां पर फार्मूला लिखूंगा। अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 पेज नंबर 72 पर, पेज नंबर 72 पर मिलेगा कि नॉमिनल शियर स्ट्रेस का फार्मूला हमारे पास क्या होता है। टाउ बी इज इक्वल टू बी यू अपॉन बी इंटू डी, बी इंटू डी। जहां पर हमारा बी यू है, ये हमारा आपका है डिजाइन शियर फोर्स, डिजाइन शियर फोर्स। उसके बाद टाउ वी हमारा जो है, ये हमारा टाउ वी है आपका नॉमिनल शियर स्ट्रेस, हमारा क्या है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस। उसके बाद जो हमारे पास बी है, यानी कि आप लोग बी जानते हैं, टोटल विद ऑफ बीम, यानी कि हमारे पास जो बीम है, बीम की जो टोटल विद है वो बी है, और जो डी है स्मॉल डी, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। ये चार चीजें आई थिंक आपको क्लियर हुई होंगी। अब ये चीजें तो मैं आप लोगों को बता दिया कि जो हमारा फार्मूला है, ये हमारा शियर स्ट्रेस होता है, और जो हमारा वी यू है, ये हमारा बी इंटू वी यू अपॉन बी इंटू डी होता है। ये जो हमारा शियर फोर्स होता है, और ये बी इंटू डी हमारा है जो हमारा इफेक्टिव एरिया है, यानी कि हमारी बीम का अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन बाबू बनाए तो बीम का क्रॉस सेक्शन जो हमारा बनेगा कुछ इसी प्रकार बनता है। हम लोग नीचे जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं, तो यहां से ऊपर से लेकर टॉप मास फाइबर से लेकर के जो सरिया हम लोग डालते हैं, उसके जो बीच की डिस्टेंस होती है स्मॉल डी होती है, तो ये हमारी बी हो गई। अब हम लोग इसे इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं और इसे हम लोग टोटल विड्थ बोलते हैं। तो अगर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हमारे पास ये इफेक्टिव एरिया आई है। आप कहोगे सर आपने नीचे वाले को क्यों नहीं कंसीडर किया, तो मैं बोलूंगा कि आपने जब इसको पढ़ रहे होंगे तो वहां पर आपको एजम्पशंस जब आप पढ़े होंगे तो बोला होगा कि जो हमारी टेंशन वाली एरिया होती है, उसमें जो हमारी कंक्रीट होती है उसका कोई भी महत्व नहीं होता है। कंक्रीट यानी कि कंक्रीट द्वारा जो हमारा टेंसाइल फोर्स होता है उसको कुछ भी सहन नहीं किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर स्टील से लेकर के ऊपर से ऊपर तक हमें क्या बोला है, यानी कि इफेक्टिव एरिया के बारे में बात किया है। अब आई थिंक इतनी जो चीजें हैं आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब आप सोच रहे हैं सर हमारे पास बी इंटू डी तो होता है, ये बी इंटू यू क्या है? ये हमारा है आपका डिजाइन शियर फोर्स। इसको अगर जब हम लोग करने जाएंगे ऐसे, यानी कि किसी भी जो हमें दे देगा कुछ चीजें, हम उस पर अगर डिजाइनिंग करने जाएंगे तो वहां पर हमें क्या क्या चीजें दे सकता है, जो हमें चीजें दे सकता है ये तो मैं पहले लिख दिया रहूंगा। अभी आई थिंक ये जो आप लिख लिए होंगे, ये चीजें आपने नोट कर ली होंगी। अब हम लोग अभी मैं आपको IS कोड में दिखा देता हूं, फिर मैं बताऊंगा कि इसको जो V इंटू यू है इसको हम लोग निकालेंगे कैसे। ये जो हमारा है 72 पेज नंबर है, वहां पर आप लोग जाएंगे और देखेंगे कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स शियर में दिया हुआ है नॉमिनल शियर स्ट्रेस दिया है। द नॉमिनल शियर स्ट्रेस इन बीम ऑफ यूनिफॉर्म डेप्थ shall be obtained by the following equation।
यानी कि टाउ v इज इक्वल टू वी यू इन, जो नीचे दिया है, ये जो d नीचे दिया है वो नीचे नहीं रहता, वो d आपका यही रहता है, b इंटू डी रहता है। ये चीज किसके लिए है, यानी कि अगर हमारी बीम आपकी यूनिफॉर्म है, यानी कि कुछ इस प्रकार है, अगर हमारी बीम टेम्पर्ड हो गई, यानी कि कुछ इस प्रकार हो गई, तो उस स्थिति में इसका फार्मूला बदल जाएगा और उस फार्मूले के हम लोग यहां पर नहीं लिखेंगे, बस हमें यहीं तक चीजें पढ़नी है। और आई थिंक ये जो हमने बताया आपको पहला स्टेट नॉमिनल शियर स्ट्रेस का, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले और दूसरे स्टेप की ओर चलते हैं। इसमें दूसरे स्टेप की ओर चलने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमने, अगर हम लोग डिजाइनिंग करने जाते हैं तो डिजाइनिंग करते वक्त हमें कौन कौन सी चीजें दी हुई होती हैं। जब हम लोग क्या करते हैं, शियर डिजाइनिंग करते हैं, डिजाइनिंग करते समय दिया गया डेटा, यानी कि हमें क्या क्या जानकारी देता है, तो उसमें हमें क्या पता होगा, क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम, जो बीम का क्रॉस सेक्शन है वो हमें दी गई होगी। उसके बाद लोडिंग हमारे पास दी हो गई होगी, लोडिंग दी हो गई होगी, और लोडिंग का मतलब हमें लाइव लोड दिया जा सकता है, लाइव लोड तो दिया ही जाएगा, प्लस जो हमारे पास डेड लोड होगा वो दिया होगा, या फिर डेड लोड हमें निकालना होगा। और जो ये लोड निकालेंगे ना, लोडिंग हमारी जो होगी वो हमारी लोडिंग V इंटू यू ही से बोला जाता है, जिसमें 1.5 से मल्टीप्लाई करके तब हम लोग ये W निकालते हैं। ऐसे करके हम लोग V इंटू यू, यानी कि डिजाइन शियर स्ट्रेस, हम लोग डिजाइन शियर फोर्स जो हमारा होगा V इंटू यू इज इक्वल टू 1.5 इंटू W, यानी कि जो हम लोग लोड यहां पर लेंगे वो हमारा फैक्टर्ड लोड होगा। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आई होगी। और अब ये हम निकालेंगे कैसे, अगर हमें आपकी लोडिंग दी हुई है, अभी हम लोग आगे देख लेते हैं, और हमें क्या दे देगा, एफ यानी कि 415 है, 210, 30, 250 हो गया, और आपका 500 हो गया, ये हमें देगा। साथ ही साथ में ग्रेड ऑफ कंक्रीट भी हमें देगा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, जो हमारी कंक्रीट होती है वो कंक्रीट का ग्रेड भी देगा कि आपका M20 का है, M30 का है, या M35 का है, जो भी आपका होगा वो आपको यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। आई थिंक ये जो चीजें हैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और जो हमारा डिजाइनिंग का सेकेंड स्टेप है उसकी तरफ चलते हैं और जानते हैं कि हमें सेकेंड स्टेप में क्या ज्ञात करना होता है। देखिए, जो हमारा सेकेंड स्टेप होता है, सेकेंड स्टेप में हमें ज्ञात करना होता है मैक्सिमम, यानी कि स्टेप 2 में बोलता है कि आप लोग क्या ज्ञात करिए, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होता है, जिसे हम लोग किससे ज्ञात करते हैं, लिखते हैं टाउ सी मैक्स से। और ये हमें मिलेगा कहां से, तो ये हमें अकॉर्डिंग टू IS 456 2000 पेज नंबर 73, उसके बाद टेबल नंबर 20 में ये हमें मिलेगा। इसकी वैल्यू
जो हमारे पास टेबल दिया होता है, अभी मैं आपको टेबल दिखाऊंगा कि आईएएस कोड में आपका टेबल है कहां पर। पेज नंबर 73 पर, टेबल 20 पर। आप कहेंगे सर ये इतनी चीजें टेबल से बता रहे हैं तो परीक्षा हम क्या करेंगे? तो हम कहेंगे बाबू परीक्षा में आपको आईएएस कोड दिया जाएगा, आप आईएएस कोड की सहायता से ही इसको कर पाएंगे, क्योंकि आपको ये जो डेटास है ये डेटास आपको याद नहीं रह सकते। तो आगे हम चलते हैं, तो ये आपका जो बना हुआ है ये टेबल किस प्रकार बना हुआ है, हम टेबल के बारे में भी बात करते हैं। तो टेबल में जो हमें टेबल हमारा कुछ इस प्रकार है, और इस टेबल में हमें ऊपर दिया गया है ग्रेड, यानी कि ग्रेड कौन सा ग्रेड का है। उस स्थिति में टाउ सी मैक्स का मान क्या है, किसमें, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। इसमें जो हमें मान दिया गया है आपका यम 20 के लिए, किसके लिए, यम 50 के लिए, यम 20 के लिए, यम 25 के लिए, यम 30 के लिए, यम 35 के लिए और यम 40 के लिए, यहीं तक आपके मान दिए हुए हैं। जिसमें कि आपका यम 50 के लिए होता है 2.5 और यम 20 के लिए 2.8 होता है और यम 25 के लिए 3.1 होता है और यम 30 के लिए 3.5 होता है और यम 35 के लिए 3.7 होता है और यम 40 के लिए आपका 4 हो जाता है। ये मान मुझे याद है, आई थिंक ये मान आप लोग भी याद करेंगे। आप लोग देखे होंगे, अगर आपने एग्जाम्स अगले कुछ एग्जाम्स के बारे में देखे होंगे तो उसमें जो डायरेक्ट जो हमारे पास टाउ सी मैक्स के जो आपका यम 20 के लिए पूछ दिया है, और यम 20 के लिए कम से कम आपका 20 से 22 23 बार आपका पूछा हुआ है। पिछले जितने भी एग्जाम्स हुए उसमें देखेंगे तो 22 से 23 बार जो केवल यम 20 का मान हमसे पूछ दिया है। ये टेबल आपको क्या करना है, याद कर लेनी। अगर याद हो जाए तो याद कर लीजिएगा, नहीं तो अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, आप जाएंगे तो आपको आईएएस कोड मिलेगा और आप आईएएस कोड से कर लेंगे। और इसमें आप लोग एक चीज देख रहे होंगे कि जो हमारी टाउ सी मैक्स की वैल्यू है ओनली डिपेंड ऑन टाउ सी मैक्स, आपका द वैल्यू ऑफ टाउ सी मैक्स depend on grade of concrete only, grade of concrete, यानी कि जो हमारी ग्रेड ऑफ कंक्रीट होती है कंक्रीट के ग्रेड पर डिपेंड कर रही है। यानी कि यम 50 का है तो 2.5, यम 20 का है तो 2.8, यम 25 का है तो 3.1, यम 30 का है तो 3.5 एंड यम 35 का है 3.7 एंड यम 40 का है तो 4.0। तो जो दूसरा आपका है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ सी मैक्स, यहां तक आपकी जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई। ये कहां आपको मिलेगा, अकॉर्डिंग टू आईएएस 456 2000 पेज नंबर 73 टेबल नंबर 20 पर आपको ये चीज मिल जाएगी। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूं क्योंकि मेरे पास आईएएस कोड है। तो पेज नंबर 73 आपका हो गया, और ये जो आपका टेबल नंबर देखिए यहां पर दिया हुआ है, आई थिंक आपको देख रहा होगा, टेबल नंबर 20 है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ सी मैक्स। ये आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया है और ये आपका टाउ सी मैक्स दिया है। यही चीजें आपको मैंने लिखवाई है और यही से हमें चीजें आपकी देखनी है। अब आई थिंक ये जो चीज है आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें दो कंडीशन भी दी हुई होती है, केस 1 क्या होती है, केस 2 क्या होती है। देखिए अगर हमें कभी कभी ये जो मान है आपकी याद नहीं होते, अगर आपको मान अगर याद नहीं होते हैं तो इसके लिए आपका एक फार्मूला भी होता है, टाउ सी मैक्स इज इक्वल टू आपका 0.63 रूट एफ सी के होता है।
इस फार्मूले से भी हम लोग टाउ सी मैक्स की जो वैल्यू होती है वो निकाल सकते हैं। आई थिंक ये जो चीज है आपको समझ में आई हो। आगे हम लोग चलते हैं, इसमें जो हमें दो कंडीशन दी हुई होती है। अब यहां पर आगे है कंडीशन देखनी होगी, स्टेप 2 में ही आपकी कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कंडीशन हमारी है कि यदि केस नंबर 1, यदि यानी या फिर इफ टाउ सी मैक्स ज्यादा है टाउ वी से, क्या टाउ सी मैक्स ज्यादा है टाउ वी से। और यहां पर एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारा टाउ वी है ये हमारी फेल करने वाली ताकत है, फेल करने वाली ताकत है। अगर आप लोग इसको ऐसे याद रखेंगे तो ये आपको याद में आएगी। अब अगर टाउ वी यानी कि फेल करने वाली ताकत आपकी कम है और जो आपकी सेव कर रही है उसको, स्ट्रक्चर को डिजाइनिंग जिसके लिए किया गया है टाउ सी मैक्स, वो आपकी ज्यादा है, तो यहां पर कोई सीए का फेलियर आएगा। तो यहां पर आपको हम लोग लिखेंगे नो डायगोनल कंप्रेशन फेलियर। कोई भी कंप्रेशन डायगोनल फेलियर नहीं आएगा। और तो इस स्थिति में जो आपका डायगोनल कंप्रेशन फेलियर हमें नहीं आएगा। और यहीं पर हमारी केस नंबर 2 आ जाती है। सॉरी, केस नंबर 2 हमसे क्या बोलती है कि यदि टाउ सी मैक्स हमारा कम हो जाए टाउ वी से, यानी कि इस स्थिति में जो फेल करने वाली ताकत होती है वो ज्यादा हो गई है और जो उसको सेव करने वाली ताकत होती है वो कम हो गई है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि डायगोनल कंप्रेशन फेलियर विल बी अकर, या फिर आएगा, विल बी अकर, यानी कि इस स्थिति में क्या हो जाएगा, फेलियर हमारा हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए हमें करना क्या होगा? इसको बचाने के लिए सीधी सी जो आपकी एक चीज है कि जो हमारे पास डेप्थ होता है, डी होती है, स्मॉल डी, उसको हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। और आगे हम लोग डिजाइनिंग को स्टार्ट करेंगे। अब ये जो हमारा डायगोनल कंप्रेशन फेलियर होता है ये हमारा बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं होता है। इसको जब हम लोग डिजाइनिंग करने जाते हैं उसी वक्त अगर ये आपका क्या घटित हो रहा है तो इसको हम लोग यहाँ पर डी का मान घटा देते हैं। ये आपको कहा मैं बताऊंगा, ये जब मैं आपका आगे न्यूमेरिकल इस पर कराऊंगा तो वहां पर दिखाऊंगा कि कैसे कैसे करते हैं। यहां पर बता दे रहा हूं कि इसके लिए हमें ये बहुत ज्यादा आपका डेंजरस नहीं होता। और अभी आगे आप जाएंगे तो आपका डायगोनल टेंशन फेलियर आएगा, वो जो होता है वो आपका ज्यादा डेंजरस होता है। तो यहां तक की जो चीजें हैं आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि जब आपका टाउ सी मैक्स टाउ वी से ज्यादा होगा तो वहां पर कोई भी डायगोनल कंप्रेशन फेलियर नहीं आएगा। तो उस स्थिति में जो आप हम लोग डिजाइनिंग करेंगे अगले तीसरे स्टेप पर चले जाएंगे। और अगर ऐसा होता है कि टाउ सी मैक्स आपका टाउ वी से अगर आपका कम आ जाता है तो उस स्थिति में आपका डायगोनल कंप्रेशन फेलियर आपका होगा।
तो उस स्थिति में हमें क्या करना होगा, जो हमारी बीम होगी, बीम की हमें डेप्थ को क्या करना है, बढ़ा देना है। आई थिंक यहां तक की जो चीजें हैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आई। अब हम लोग तीसरे स्टेप पर चलते हैं। अब ये जो चीजें हैं आप लोग आई थिंक देख लिए होंगे, और ये हमें आगे चलते हुए अब हम लोग चलते हैं हमारे स्टेप नंबर 3 पर, यानी कि डिजाइन शियर स्ट्रेंथ। स्टेप नंबर 3 जो हमारा है डिजाइनिंग का, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ, कि हमारा डिजाइन शियर स्ट्रेंथ जिसे हम लोग टाउ सी से डिनोट करते हैं। किससे? टाउ सी से हम लोग इसे डिनोट करते हैं। अब हम लोग ये हमें कहां मिलेगा, इसके लिए भी क्या होता है, ये हमारा जो डिपेंड करता है केवल दो चीजों पर, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट, और जो दूसरा चीज होती है वो आपकी परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील, टेंसाइल स्टील, जो कि आपका फार्मूला होता है इसका हमारा 100 इंटू AST अपान में B इंटू डी। ये हमारे पास फार्मूला आपका होता है। ये हमें दिया कहां पर गया है, तो ये हमें दिया गया है अकॉर्डिंग टू IS 456 2000 पेज नंबर 73 और टेबल नंबर 20, टेबल नंबर 90 में आपका दिया, सॉरी, जो हमारा टेबल नंबर 90 होगा वहां पर हम लोग टाउसी मैक्स की वैल्यू निकालेंगे। अगर क्या होता है इसमें, क्या होगा, यहां पर हम चीजें देख लेंगे कि यहां पर हमें AST का मान दिया रहेगा, तो AST का मान दिया रहेगा और हमें B इंटू डी का मान दिया रहेगा और इनका मान दिया रहेगा, तो हम लोग परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल लेंगे, यानी कि 5% ये आपका आ जाएगा। मान लीजिए 5.2 आ रहा है, 5.2% मान लीजिए यहां पर आ रहा है इसका मान। तो उस स्थिति में हम लोग आपका जाएंगे टेबल नंबर कितने में, टेबल नंबर आपके 19 में जाएंगे और पेज नंबर 73 में। तो पेज नंबर आपका 73 हो गया, टेबल नंबर 19 हो गया डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टाउ सी। यहां पर हमने बताया कि ये किस पर डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर डिपेंड करता है और परसेंटेज ऑफ स्टील इन टेंसाइल एरिया तो उस पर डिपेंड करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर आपका परसेंटेज ऑफ स्टील हमने निकाल लिया और हमें देखना है कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट कौन सी ग्रेड की मान लीजिए हमें दी है। मान लीजिए कि अगर हमें M20 का हमें यूज करना है, तो देखना है कि क्या जो वैल्यू आई है, एरिया ऑफ स्टील की वैल्यू यहां दी हुई है, क्या इसमें कहीं है। तो आप देख रहे हैं कि यम सॉरी आपका 0.52% कहीं पर नहीं दिया हुआ है और M20 के लिए आपका 0. जो आपका 52 है वो कहीं नहीं दिया हुआ है। तो यहां पर टाउ सी का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पर देखेंगे कि जो आपका 0.52% है वो किनके बीच में आ रहा है, तो वो आपका आ रहा है 0.50 0.75 के बीच में आपका आ रहा है। और साथ ही साथ में M20 के सामने टाउ सी मैक्स की वैल्यू भी हम देख लेंगे, तो वो आपका 0.56 है, 0.48 आपका आ रही है। तो हम लोग इसी को नोट करेंगे और जो आपका इंटरपोलेशन मेथड होता है इसी की सहायता से हम लोग किसका मान निकालेंगे, टाउ सी का मान इसके लिए निकालेंगे। तो अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, M20 के लिए हमें निकालना है और जिसमें कि हमें एरिया ऑफ
स्टील जो है वो हमें, जो बीच वाला हमारा है 0.52 आ रहा है, ये आपका यंग 20 के लिए, यंग 20 के लिए टाउ सी मैक्स, टाउ सी का मान है यहाँ पर, जिसको कि मैंने आपको उसमें दिखाया है। आप लोग जब टेबल नंबर 19 देखेंगे तो वहां पर पाएंगे। तो वहां पर इसका, इसके ऊपर जो आपका आता है 0.50 आता है, उसी में से मैंने देखा है। और जो यहां पर आएगा 0.70 आएगा, और यहां पर इसके लिए जो मान आएगा ये आपका आता है 0.48, और इसके लिए जो नीचे वाले के लिए मान आता है वो आता है आपका 0.56। अब हमें क्या करना है, तो आपका इंटरपोलेशन मेथड से टाउ सी का मान हमें निकालना है। तो टाउ सी का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर टाउ सी लिखेंगे, और जो स्टील होती है, स्टील में क्या करते हैं, जो आपका कम वाली वैल्यू होती है सबसे कम, उसी को यहां पर लिख देते हैं 0.50 प्लस कर देते हैं कोष्टक में। अब स्टील वाले से हमने क्या किया, छोटी वैल्यू लिखी थी, तो स्टील वैल्यू में जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसमें से सबसे छोटी वैल्यू को घटा दिया जाता है, यानी कि इस वाले में से इसको घटा दिया जाएगा। तो ये हमारा हो जाता है 0.70 माइनस 0.50। अपान में क्या कर दिया जाएगा, यहां पर भी जो आपकी सबसे नीचे वाली वैल्यू होगी इसको हम लोग याद कर लेंगे, और इसमें से जो ऊपर वाली वैल्यू होगी इसको हम लोग घटा देंगे, यानी कि आपका 0.56 माइनस पॉइंट आपका आ जाएगा यहाँ पर 48 आ जाएगा। और साथ ही साथ में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास ये बीच वाली वैल्यू होती है इसमें से इसको माइनस कर देते हैं मल्टीप्लाई करके, 0.52 माइनस 0.50। ऐसे करके जो हमें टाउ सी, आपका टाउ सी का मान हमें प्राप्त हो जाता है। अब इसी प्रकार हमने क्या किया, जो आपका इंटरपोलेशन मेथड है उसमें हमने क्या किया, हमने देखा कि जो आपका डिजाइन शियर स्ट्रेंथ है वो आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर डिपेंड कर रहा है, और साथ ही साथ में परसेंटेज ऑफ टेंसाइल, जो आपकी टेंसाइल एरिया में जो स्टील डाली गई है उनकी परसेंटेज पर डिपेंड कर रहा है। तो हमने स्टील का परसेंटेज निकाल लिया और पाया कि आपका 0.52 आया, यानी कि उसमें ग्रेड में हमें कोई किसी से नहीं मिल रहा था। जब हम लोग टेबल नंबर आपके 19 में गए, हमने देखा कि उसमें तो किसी कोई मान ही नहीं मिल रहा है। तो हमने क्या किया, जो आपका 0.52 जिन दो नंबरों के बीच में आया, उसके ऊपर वाला नंबर उसके नीचे वाला नंबर, दोनों को हमने यहाँ पर नोट कर लिया। उसी के M20 का हमने यूज किया था, तो वहां पर हमने ग्रेड भी वहां पर उसके अनुसार टाउ सी मैक्स का मान भी हमने निकाल लिया। अब हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पर उसके माध्यम से हमने टाउ सी मैक्स, जो आपका टाउ सी है, टाउ सी का मान हमने निकाल लिया। अब टाउ सी निकालने के बाद यहाँ पर दो केस बनेगी, दो केस। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जो हमारा टाउ सी है वो हमें बचाने वाली ताकत है। क्या करने वाली, बचाने वाली ताकत। यानी कि हमारे पास दो ताकत हो सकती है, एक क्या करेगा, जो स्ट्रक्चर पर लोड आएगा उसको फेल करेगा, और एक हमारे स्ट्रक्चर की जो ताकत होगी वो, जो हमारे, आप लोग ध्यान से एक बार सुनिएगा कि जो हमारी स्ट्रक्चर की ताकत होती है वो आपके फेल करने वाली जो ताकत होती है उससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी आपका स्ट्रक्चर सेफ रहेगा। तो यहां पर हम लोग आगे कुछ चीजें बातें करेंगे, जो केस इसमें हमारे दो केस भी आएंगी, वो केस क्या क्या है। जैसे कि इसके पहले वाले स्टेप में आपकी दो केस आई थी, इसमें जो केस नंबर 1 है हमारे पास, केस नंबर 1, यदि क्या होता है, टाउ वी आपकी कम है टाउ सी से, तो उस स्थिति में हमारे पास, अब आप लोग जान रहे हैं कि जो हमारे पास टाउ सी है ये आपकी बचाने वाली ताकत है, बचाने वाली ताकत। ये हमारी है फेल करने वाली ताकत। ताकत तो आप लोग क्या करेंगे कि अगर हमारे पास बचाने वाली ताकत ज्यादा है और फेल करने वाली ताकत कम है, तो उस स्थिति में
क्या हमारे स्ट्रक्चर पर कोई भी फेलियर आएगा? नहीं आएगा। तो यहां पर क्या होगा? नो डायगोनल टेंशन शियर। तो इस स्थिति में हमारे पास कोई भी डायगोनल टेंशन शियर नहीं आएगा। तो क्या इस स्थिति में हम लोग शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे? हाँ। क्यों प्रोवाइड करेंगे? क्योंकि अपनी सेफ्टी के लिए, और वो भी क्या होगी? मिनिमम होगी आपकी। क्या होगी? मिनिमम होगी। मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट इस स्थिति में हम लोग प्रोवाइड करेंगे। मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट फॉर सेफ्टी पर्पज, फॉर सेफ्टी पर्पज we need to provide minimum shear रेनफोर्समेंट। अब ये जो हमारी मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट है, इसका फार्मूला क्या होता है? पहली चीज ये ध्यान रखिएगा कि ये जो हमने पूरी डिजाइनिंग कर रहे हैं, इसमें जो हमारा एम होता है, हमारा ये एम जो होता है वो एरिया ऑफ स्टील निकालना नहीं होता है। यानी कि जो शियर रेनफोर्समेंट डालते हैं उसकी एरिया निकालना नहीं होता है। शियर रेनफोर्समेंट जो डाली जाती है उसकी जो हम लोग क्या करते हैं, उसमें जो स्पेसिंग हमें जो देनी होती है, वो स्पेसिंग ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपकी शियर रेनफोर्समेंट डिजाइनिंग करते हैं कि हमें स्पेसिंग कितनी कितनी डिस्टेंस पर हमें स्पेसिंग देनी चाहिए। अब यहां पर क्या होता है, इसमें हम लोग मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड करेंगे, यानी कि जो डिस्टेंस होगी वो आपकी इसमें ज्यादा होगी। अगर हम लोग क्या करेंगे, किसी बीम में ज्यादा दूरी पर शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, तो वहां पर हम लोग ये बोल ही सकते हैं कि यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट डाल रहे हैं। तो यहां पर हम लोग, ये हमारा इस पर कोई शियर फोर्स नहीं आ रहा है जिसके कारण ये फेल नहीं हो रहा है, लेकिन इस स्थिति में हम लोग अपने सेफ्टी पर्पज के लिए क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग आपका शियर रेनफोर्समेंट डालेंगे, वो भी आपका मिनिमम। और ये आपका कहां पर लिखा है? ये हमारा लिखा है अकॉर्डिंग टू IS 456/2000, ये हमारा पेज नंबर 48 पर है शायद। ये हमारा किस पर है? ये हमारा है आपका, इसका फार्मूला जो हमारा होता है, फार्मूला पहले लिख दूं फिर आपको IS कोड में आपको दिखाता हूं कि कहां पर है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो आपका ASV/B इंटू S इंटू B इज इक्वल टू, ये आपके ज्यादा होते हैं 0.4 और ये आपका 0.87 FY। और जो यहां पर ASV है, जो हम लोग ASV हम लोग यहां पर लेते हैं, ये हम लोग क्या करते हैं, इसको ध्यान से कहीं नोट कर लीजिएगा। मैं वहीं पर आपको नोट में लिखा हूं, जो मैं आपको नोट दूंगा तो उसमें हमने नोट में इसको नोट बना के लिखा है कि ASV का जो मान लेते हैं, ASV ये हमारी होती है 2 लेग्ड 8 mm डाया। हम लोग हमेशा इसी को एज्यूम करते हैं, एज्यूम करके यही मानते हैं। तो जो हमारा ASV आता है वो हमारा आ जाएगा 2 इंटू π/4 इंटू 8 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाता है 100.5 mm का स्क्वायर। ASV का मान हमें यही हम लोग हमेशा बार बार रखते हैं। और 0.4 ये तो पता ही, FY हमें पता ही हो जाता है। और यहां से हम लोग मिनिमम स्पेसिंग निकाल लेते हैं, SV हमें निकालना होता है कि हम लोग यहां पर आपकी जो स्पेसिंग ये वाली जो आएगी वो आपकी ज्यादा आती है, क्योंकि मिनिमम रेनफोर्समेंट तभी प्रोवाइड की जा सकती है जब आपकी ज्यादा दूरी पर आपकी स्पेसिंग पर ये आपकी दी जाए। आई थिंक ये जो आपकी
चीजें हैं वो आपको समझ में आई होंगी यहां तक। अब इसमें आपकी जो दूसरी केस है, केस नंबर दूसरा हमसे क्या कहता है, केस नंबर 2 की ओर हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि क्या बोल रहा है हमसे। आपका केस नंबर 2, इसमें केस नंबर 2 बोलता है कि इफ, यानी कि यदि ताऊ सी कम है ताऊ वी से, तो क्या होगा, यानी कि ये जो हमारी है ये आपकी फेल करने वाली ताकत है और ये हमारी बचाने वाली ताकत है। जब क्या हो जाए कि हमारी फेल करने वाली ताकत ज्यादा हो जाए तो और बचाने वाली ताकत कम रहे तो उस स्थिति में क्या होगा, तो वहां पर आपका फेलियर आएगा, यानी कि आपका स्ट्रक्चर कोलैप्स होगा। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका आपका डायगोनल टेंशन फेलियर, टेंसाइल फेलियर विल बी अकर, यानी कि जो हमारा डायगोनल टेंसाइल फेलियर होगा वो आपका स्ट्रक्चर पर आएगा। आई थिंक यहां तक की जो चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। तो इस स्थिति में हमें शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्या होगा, शियर रेनफोर्समेंट हमें प्रोवाइड करना होगा। और वो जो शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड हम लोग करते हैं वो हम लोग 3 फॉर्म में करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग बताएं कि स्टीरप्स के रूप में, स्टीरप्स के रूप में। तो इसमें भी आपके 2 आ गए थे, कौन कौन से, आपके वर्टिकल स्टीरप्स हमने बताए थे, वर्टिकल स्टीरप्स, और दूसरा हमारा था इंक्लाइंड स्टीरप्स। वर्टिकल स्टीरप्स हमारे थे और हमारे क्या थे, इंक्लाइंड स्टीरप्स थे। अब और बेंटअप बार हमारे होते हैं, बेंटअप बार्स हमारे होते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या करते हैं, शियर को रेजिस्ट करने के लिए इन्हीं को हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अब हमारे पास जो आपकी फाइनली हम लोगों की जो कंडीशन बनती है वो कंडीशन आपकी बनती है, एक मिनट। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर तो हमें मैक्सिमम शियर एनफोर्समेंट डालना होगा। क्या करना होगा, जो हम लोग शियर एनफोर्समेंट डालेंगे वो मैक्सिमम डालना होगा, यानी कि शियर एनफोर्समेंट आपकी नजदीक नजदीक हो। तो अगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर हम लोग शियर एनफोर्समेंट अपनी, ये अब आपका स्टेप नंबर 4 हो जाएगा। स्टेप नंबर 4 में आपकी अब आएगी आपकी स्टेप नंबर 4। ये आपका क्या कहता है, मैक्सिमम शियर, मैक्सिमम स्पेसिंग, मैक्सिमम शियर एनफोर्समेंट। मैक्सिमम शियर एनफोर्समेंट हम लोग कब डालेंगे, उस स्थिति में हम लोग डालेंगे जब हमारी बचाने वाली ताकत जो है, यानी कि टाउसी, और जो फेल करने वाली, जो बचाने वाली ताकत है वो आपकी फेल करने वाली ताकत से कम हो। उस स्थिति में हम लोग आपकी शियर एनफोर्समेंट डालेंगे। और कैसी डालेंगे, मैक्सिमम डालेंगे। जब हम लोग मैक्सिमम वहां पर डालेंगे तो हमें कुछ चीजें और वहां पर ध्यान रखनी होती है। क्या हमें ध्यान रखना होता है कि जो इसका फार्मूला होता है
मैक्सिमम शियर एनफोर्समेंट का VUS, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं वहां पर, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं वर्टिकल स्टीरअप डाल रहे हैं, वर्टिकल स्टीरअप डाल रहे हैं। अब कहेंगे सर आपने बोला वर्टिकल स्टीरअप, इंक्लाइंड स्टीरअप, बेंट अप बार, क्या हम लोग तीनों डाल सकते हैं? तो मैं बोलूंगा कि अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोल रहा है कि आप लोग बेंट अप बार डालिए या फिर आप लोग इंक्लाइंड डालिए, आप लोग वर्टिकल डालिए, अगर ऐसे कुछ आपको इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ है तो वहां पर आपको क्या करना होगा, वर्टिकल बार सीधे आपको डाल देना होगा। तो इसके लिए जो हमारा फार्मूला होता है, अगर हम लोग वर्टिकल स्टीरअप डालते हैं तो आपका VUS इज इक्वल टू आपका होता है 0.87 FY इंटू डी, और यहां पर आपका आ जाता है ये आपका यहां पर ASV अपान में आपका S इंटू बी। ये हमारी क्या होती है, ये हमारी होती है स्पेसिंग, और ये कौन सी होती है, मैक्सिमम स्पेसिंग। यहां पर ये हमारे पास यानी कि कम कम, यहां पर ये जो डिस्टेंस होगी ये हमारी कम डिस्टेंस होगी, जो हम लोग मैक्सिमम शियर एनफोर्समेंट डाल सके। जब हम लोग मैक्सिमम शियर एनफोर्स डालने का मतलब है कि जो डिस्टेंस हम लोग क्या करेंगे, शियर एनफोर्समेंट डालेंगे वो कम कम डिस्टेंस पर डालेंगे, तभी हम लोग क्या करते हैं मैक्सिमम शियर एनफोर्समेंट हम लोग डाल सकते हैं। ये तो हमारी हो गई किसके लिए, वर्टिकल स्टीरअप्स के लिए। वर्टिकल स्टीरअप्स का मतलब है कि अगर हमारे पास, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 2D में बना दे रहा हूं, अगर हम लोग ऐसे ऐसे सीधे सीधे हम लोग क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं वर्टिकल स्टीरअप्स को, और अगर कहीं पर हम लोग इंक्लाइंड स्टीरअप डालने लगे, इंक्लाइंड स्टीरअप्स, यानी कि इंक्लाइंड स्टीरअप्स का मतलब है कि अगर ऐसे ऐसे डालने लगे, ऐसे ऐसे अगर हम लोग क्या करें डालने लगे, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा आपका VUS इज इक्वल टू 0.87 FY, ये आपका ASV, ये आपका हो जाएगा इंटू डी इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ये साइन अल्फा और कॉस अल्फा, यानी ये जो हमारा कोड रहेगा ये आपका अल्फा रहेगा, ये जो सभी कोड होंगे ये आपके एक ही कोड, यानी फिर यहां पर जो लिया जाता है मैक्सिमम जगह पर हम लोग 45 डिग्री लेते हैं इसको। आई थिंक ये जो चीज है आपको समझ में आ रही होगी। ये हमारे पास नीचे हमारे पास होता है SB, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिंग हम लोग निकाल लेते हैं। इससे क्या करते हैं, हम लोग स्पेसिंग निकाल लेते हैं। ये चीज हम लोग कहां पर पाएंगे, ये चीज अगर हम लोग आपके हमारे अपने IS कोड में जाएं तो IS कोड नंबर जो हमारे पास होगा 73 पर जब हम लोग जाएंगे तो वहां पर ये चीज हमें दी हुई है। देखिए स्टीरअप्स के बारे में हमें यहाँ पर जानकारी दी हुई है कि इंक्लाइंड स्टीरअप्स फॉर वर्टिकल स्टीरअप VUS इज इक्वल टू 0.87 FY ASV D अपान S इंटू बी। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पर ASV का है, तो मैं बोलूंगा कि जो हमारी ASV होती है वो हमारी स्टीरअप्स होती है, यानी कि जो मैंने अभी बताया है कि जो हम लोग 2 लेग डालेंगे 2 लेग के लिए, तो यहाँ पर ASV का मान हमने बताया था 100.5 करके आ रहा था। तो उस स्थिति में हम लोग जो ASV ले रहे थे वो ASV कितनी ले रहे थे, आपकी 2 लेग्ड 8 mm डाया, यही हम लोग मैक्सिमम हर जगह हम लोग क्या करते हैं मानते हैं, और हम लोग डिजाइनिंग करते वक्त यही हम लोग लेते हैं। आई थिंक ये जो चीज है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आई होगी कि मैं क्या बताया हूं और आपको कैसे ये चीज करनी है। अगर यहीं पर बाऊ, अगर मैं बता दूं कि अगर यहां पर अगर आपका क्या आ जाए, बेंटअप बार आ जाए, बेंटअप बार, ये हमारा स्टेप नंबर 4 है। अगर हम लोग क्या करें, बेंटअप बार डाल दें, क्या करें, बेंटअप बार डालें, तो बेंटअप बार की पारी में आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, बेंटअप बार,
बेंटअप बार की बारे में VUS इज इक्वल टू 0.87 FY D इंटू साइन अल्फा, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक जो यहां तक की जो चीजें हैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। और जो हम बेंटअप बार डालते हैं वो बेंटअप बार कैसे डाली जाती है, वो बेंटअप बार कुछ इस प्रकार डाली जाती है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके आपकी बेंटअप बार आपके स्ट्रक्चर्स में डाली जाती है। और क्यों डाली जाती है ये चीज मैं आगे आपको बताऊंगा। आपको क्यों डाली जाती है, शियर एनफोर्समेंट, आपको जो शियर होता है शियर को रोकने के लिए, जो शियर फोर्स लगता है उसको शियर फोर्स को यानी कि शियर स्ट्रेस को क्या करने के लिए, रेजिस्ट करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, इसमें हम लोग बार्स डालते हैं। कौन से बार, आपके शियर एनफोर्समेंट बार, जिन्हें हम लोग क्या ट्रांसवर्स बार भी कहते हैं। अब अगली जो हमारी कंडीशन आती है, आप लोग सोच रहे होंगे सर VUS हमारा क्या है, VUS यानी कि ये हमारा क्या है, तो मैं बोलूंगा ये हमारा होता है BU माइनस टाउ C इंटू B इंटू D, ये हमारा होता है। ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, ये हमारा IS कोड 456 2000 में आप लोग जब क्या करेंगे, IS कोड 456 2000 में जब आप लोग 73 पेज नंबर पर जब आप लोग जाएंगे, 72 पेज नंबर पर जब आप लोग जाएंगे तो आप लोग ये चीज आप लोग देखेंगे। आई थिंक यहां पर आप लोग देख सकते हैं टाउ U माइनस टाउ C इंटू BD, ये चीजें आप लोग यहां तक देख सकते हैं कि हमारी चीजें क्या कहां तक हैं। एक मिनट, अब जो चीजें हैं जैसे कि हमने क्या किए, 4 स्टेप तक मैं बता दिया आपको। अब हम लोग अपने 5वें स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं और इस स्टेप के बारे में हम लोग समझेंगे। इस स्टेप में जो हमारी चीजें हैं वो आपकी थोड़ी सी हैं और इसमें हमें क्या देखना है कि स्पेसिंग हमें क्या क्या दे सकते हैं, कि आप लोग जो हमारा फिफ्थ है कि हम लोग मैक्सिमम स्पेसिंग कितना दे सकते हैं। आपका स्टेप नंबर फिफ्थ है। स्टेप नंबर 5 में जब आप लोग जाएंगे तो आप लोग सबसे पहले मैक्सिमम स्पेसिंग यानी कि जो हम लोग आपकी शियर एनफोर्समेंट डाल रहे हैं उसमें मैक्सिमम स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, सेंटर टू सेंटर। तो उसमें हमें दो चीजें दिया हुआ है, ये जो आपकी पहली चीज दी हुई है 0.75 इंटू D और आपका 300, जो भी कम हो इसमें से वही हम लोग लेंगे, जो भी क्या हो कम हो उसी को हम लोग क्या करेंगे यहां पर आपका लेंगे, जो भी इसमें से कम होगा उसी को लेंगे। अगर आप लोग देखेंगे कि अगर क्या होता है कि इससे ज्यादा आ जाता है यानी कि 320 आ जाता है, 315 आ जाता है तो उसको छोड़ देंगे, क्या करेंगे उसको छोड़ देंगे। तो वहां पर बोलेंगे कि भाई साहब जो हमारा IS कोड होता है, जैसा कि आपके सामने यहां पर मैंने लिया हुआ है, ये हमारा IS कोड क्या बोलता है 456 2000 की क्या होगा कि अगर वैल्यू हमारी 0.75D या फिर 300 mm से हमारी क्या करती है आपकी ज्यादा होती है तो उसको हम लोग वहां पर स्पेसिंग में क्या करेंगे, कंसल्ट नहीं करेंगे और यही हम लोग क्या करेंगे 300 ही ले लेंगे या फिर 0.75 को ही हम लोग ले लेंगे। चल रही कि नहीं, हम लोग क्या करेंगे इसको ले लेंगे। और ये किस अवस्था में है, ये जो हमारी है ये हमारी है वर्टिकल स्टीरअप्स के रूप में जब हम लोग दे सकते हैं तब। अगर जब हम लोग क्या करेंगे, इसमें इंक्लाइंड स्टीरअप्स के लिए बात करेंगे, इंक्लाइंड के लिए बात करेंगे तो इंक्लाइंड के लिए ये हमारा होता है D या फिर ये आपका 300 mm में आपका जो भी कम होगा वही हम लोग यहां पर लेंगे। और
क्या चीजें हमने पढ़ी, जो हमारा स्टेप नंबर 5 था, इसमें हमने बोला था दो हमें स्पेसिंग के बारे में जानना है कि हमें सेंटर टू सेंटर कितनी डिस्टेंस लेनी चाहिए। तो हमने स्पेसिंग तो पहले निकाल लिया इसके पहले वाले स्टेप में, लेकिन अब इसके अनुसार हम लोग देखेंगे। स्टेप जो हमारा 5th है वो हमसे यही कहता है कि अगर हमारे पास वर्टिकल स्टीरअप्स है तो उस स्टील में 0.75 डी या फिर 300 mm में जो भी कम होगा उसको हम लोग ले लेंगे। अब आप कहेंगे सर अगर 300 mm से ज्यादा हो जाए तब क्या बोलेंगे, तो मैं बोलूंगा कि अगर 300 mm से ज्यादा हो जाएगी तो हम लोग 300 mm ही लेंगे। आई थिंक ये जो चीजें हैं आप लोगों को समझ में आ गई। आगे आपका एक और स्टेप आता है, जो हमारा अगला स्टेप आता है वो हमारा स्टेप आता है आपका इसकी डिटेलिंग करनी है कि हम लोग इसकी डिटेलिंग कैसे करेंगे। तो डिटेलिंग करते वक्त हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती है, उनको बस मैं बताऊंगा, क्योंकि जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो वहां पर मैं ये सारी जो डिटेलिंग होगी मैं वहां पर ये डिटेलिंग करूंगा। तो यहां पर हम लोग जानेंगे कि सबसे पहली बात, जब हमारे पास कोई स्ट्रक्चर होता है आपका, ये मान लीजिए हमारे पास एक बीम आपकी है और इस बीम पर हमारा क्या, एक हमारे पास यूडीएल लगा हुआ है, जो हमारा यूडीएल है W किलो न्यूटन पर मीटर का है, और ये हमारी जो बीम है आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है। अब क्या होता है कि अभी आप लोग कहीं देखे होंगे जब आपका छत, किसी का छत बन रहा होगा, किसी की कोई चीज बन रही होगी, तो वहां पर क्या होता होगा, जो लोग सरिया डालते हैं यानी कि स्टील हम लोग डालते हैं, वो स्टील किनारे की तरफ ज्यादा डाली जाती है, यानी कि जिस तरफ आपकी दीवार होती है उस तरफ ज्यादा डाली जाती है। उस तरफ ज्यादा डालने का रीजन हमारा क्या होता है, क्योंकि वहां पर क्या होते हैं, डायगोनल टेंशन फेलियर आते हैं। उसी डायगोनल टेंशन फेलियर को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टील वहां पर हम लोग ज्यादा प्रोवाइड करते हैं। तो यहां पर जो हम लोग स्टील प्रोवाइड करेंगे आपके सपोर्ट के पास में, वहां पर स्पेसिंग हम लोग कम रखेंगे, यानी कि कम कम दूरियों पर हम लोग यहाँ पर करेंगे, और जो हम लोग बीच में करेंगे वो आपकी ज्यादा ज्यादा दूरियों पर की जाएगी। और आप कहेंगे सर इसकी कोई डिस्टेंस होगी, मैं बोलूंगा हाँ इसकी कोई डिस्टेंस होती है। तो वो जो डिस्टेंस बोली जाती है वो आपकी स्मॉल डी बोली जाती है आपके सपोर्ट से। अब अगर मैं इसको आपकी डिस्टेंस से अगर निकालना चाहूंगा तो वहां पर यहाँ पर मुझे एसएफडी और बीएमडी बनाना पड़ जाएगा। जैसे कि अगर इस बीम का हम लोग एसएफडी बनाए, आपका शियर फोर्स डायग्राम बनाए, तो वो आपका कुछ इस प्रकार बनेगा, और इसकी अगर बीएमडी बनाए तो ये आपका कुछ इस प्रकार बनेगा। और जहां पर आप लोग एक चीज और देख रहे होंगे कि जहां पर जो हमारी ये आपका होता है WL² 8 होता है, और यहाँ पर मैक्सिमम आपका जो शियर फोर्स होता है WL आपका 2 होता है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि जहां पर आपका बेंडिंग मोमेंट सबसे ज्यादा है वहां पर आपका जो शियर फोर्स है वो आपका सबसे कम है। अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो यहीं से हम लोग क्या करेंगे, इनका मान निकाल सकते हैं कि आपका डी का मान कितना आएगा, लेकिन आपको डी के मान के निकालने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, आई थिंक ये जो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग अपने अगली क्लास में मिलेंगे और वहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल करेंगे और उसमें सारी चीजों को और कंफर्म तरीके से पढ़ेंगे।